नमस्कार। कर्मयोगी श्री कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा और पद्म भूषण स्वर्गीय डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की पावन स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय व्याख्यानमाला के तृतीय दिवस पर आप सभी सद्भावना प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत 21 वर्षों से समाज में सद्भावना प्रसारित करने के उद्देश्य से सद्भावना व्याख्यानमाला का आयोजन भारतीय ज्ञानपीठ, श्री कृष्ण लोक परमार्थ समिति एवं श्रीपाल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। सद्भावना हॉल में उपस्थित दर्शकों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी सुधीजनों और साथ ही रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज सद्भावना व्याख्यानमाला के तृतीय दिवस पर मुख्य वक्ता के रूप में हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है देश भर में जल योद्धा के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद और भारत सरकार से पद्मश्री की उपाधि प्राप्त माननीय उमाशंकर पांडे जी का। और समारोह की गरिमामयी अध्यक्षता कर रहे हैं माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय श्री हरीश व्यास जी। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दीपक, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की आलोकता का प्रतीक है। अब समय आ चुका है 22वीं अखिल भारतीय व्याख्यानमाला के तीसरे दीप को प्रज्वलित करने का। ये दीप प्रज्वलित होगा कर्मयोगी स्वर्गीय श्री कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ और पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी के सम्मान। सद्भावना की ज्योत इसी प्रकार जन जन के मन में जलती रहे, इसी विश्वास और कामना के साथ अब निवेदन करते हैं संस्थान की शिक्षिकाओं से कि वे देशभक्ति से ओतप्रोत गीत की प्रस्तुति दें। करे राष्ट्र निर्माण बनाए मिट्टी से अब सोना, करे राष्ट्र निर्माण बनाए मिट्टी से अब सोना। शस्य श्यामलां सुजलां सुफलां धरती के हम वासी, शस्य श्यामलां सुजलां सुफलां धरती के हम वासी। फिर क्यों अपने महादेश की जनता रहे उपासी, फिर क्यों अपने महादेश की जनता रहे उपासी। अन्न धान से भर दे अपने घर का कोना कोना, अन्न धान से भर दे अपने घर का कोना कोना। बनाए मिट्टी से अब सोना, करे राष्ट्र निर्माण बनाए मिट्टी से अब सोना। बनाए मिट्टी से अब सोना, बनाए मिट्टी से अब सोना। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुमधुर प्रस्तुति के लिए। ये देशभक्ति गीत हमें याद दिलाता है राष्ट्र भावना की। इस प्रस्तुति के पश्चात अब समय है प्रेरणादायक विचारों के पुष्प को पल्लवित करने का। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य उपस्थित है जल योद्धा के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी। आपको देश भर में भूजल संरक्षण में अपने काम और योगदान के लिए जाना जाता है। आपने खेत में मेड़ बनाकर पानी बचाने के लिए सन 2005 में खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़ अभियान शुरू किया और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए सन 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया। और साथ ही सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आपके कार्यों की प्रशंसा मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र के जखनी गांव से हैं।
पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी ने जून 1995 में समुदाय के साथ मिलकर जखनी गांव में जल संरक्षण पर काम करना शुरू किया और साथ ही आपको बुंदेलखंड में मेड़बंदी बांध बनाने तकनीक के माध्यम से पानी बचाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। सन 2015 और 2016 में जल क्रांति अभियान के हिस्से के रूप में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने उमाशंकर पांडे द्वारा विकसित जखनी मॉडल के आधार पर 1050 जल गांव स्थापित किए। आपको सन 2022 में भारत के नीति आयोग की भूजल संरक्षण समिति का सदस्य बनाया गया और अपने कार्यों और अथक प्रयासों के चलते ही आपको यूपी के गांव में पानी के पहरेदार के रूप में जाना जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि जल संरक्षण में सामाजिक सद्भावना इस विषय पर अपना व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में आज आप उपस्थित हैं। जल है तो कल है। इस जल को, इस अमूल्य धरोहर को किस तरह से बचाया जाए, इसे बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाए, ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आदर और श्रद्धा भाव के साथ अपने प्रेरक उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य वक्ता पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी को। राष्ट्रकवि पद्म विभूषण डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन जी की स्मृति में एवं कर्मयोगी कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा से 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला में आज सभी को संबोधित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। उज्जैन का रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सद्भावना के क्षेत्र में जो जल का महत्व है, जल के माध्यम से हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। पानी, सभी धर्मों में जल का आदर किया है। कुरान हो, पुराण हो, बाइबल हो या अन्य धर्म ग्रंथ हो, सभी ने, यदि मैं बात कहूँ तो रहीमदास जी सद्भावना के विषय में कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दूसरी तरफ कबीर कहते हैं पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। तो एक तरफ तुलसी कहते हैं 5 तत्व से बना शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। इधर अगर आप कहें चर्च में जाएं तो वहाँ पर होली वाटर, मतलब सद्भावना की बात आप समझिए कि जितना पानी जोड़ता है समाज को, शायद अन्यत्र कुछ भी नहीं जोड़ता। पानी किसी की जात नहीं पूछता, नाम नहीं पूछता, धर्म नहीं पूछता, लेकिन आप बीमार हैं तो पानी से इलाज, आप खुशी में जा रहे हैं तो पानी साथ है, दुख में जा रहे हैं तो पानी साथ है, माँ के गर्भगृह में थे तो पानी में थे, जब वापस आए जमीन पर आए तो पानी से नहवाए गए, जब अंतिम संस्कार हुआ तो पानी से हुआ, और जब आपकी चिता में परिक्रमा लगी तो पानी था, और जब राख बनी तो पानी में डाली गई। वो किसी भी धर्म हो, इस्लाम में हो तब भी पानी का महत्व है। सिख धर्म में तो पानी को अमृत कहा गया है, अमृत चखना कहा गया है। बाइबल में तो 422 जगह पानी के महत्व के बारे में कहा गया है। कुरान ने ये बात स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। मोहम्मद साहब ये बात कहते हैं कि जलाशय को गंदा न करें, पीने वाले पानी को सड़क में न डालें, यदि ऐसा कोई कर रहा है तो उसे वह दंड का अपराधी है। मैं मानता हूं कि जब व्यक्ति पैदा हुआ तो पानी का सरोकार था। जब हमारे पुरखे चारों धाम की यात्रा में जाते हैं तो अपने साथ केवल जल लाते हैं। हमारे यहाँ कोई उत्सव होता है, या मैं कहूँ कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा उत्सव श्रीमद् भागवत पुराण का है। उसके पहले कलश यात्रा निकलती है। कोई भी औषधि हो, औषधि मतलब ओस की बूंदों से औषधि का निर्माण हुआ है। मैं मानता हूँ कि जो प्रकाश है, ये बिजली बनी है पानी से बनी, और ये बिजली सबको जोड़ती है। आप मकान बना, किसी का मकान बने, किसी भी धर्म का मकान बने, लोहा भी लगेगा, गिट्टी लगेगी, बालू लगेगी, लेकिन पानी नहीं होगा तो मकान नहीं बनेगा। अर्थात बेजान को भी जोड़ता है। समाज को, सद्भावना को जोड़ने का जो हमारे उज्जैन के देश के कर्मयोगी कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ थे, मैं मानता हूं कि अपने सारे जीवन उन्होंने सद्भावना के लिए काम किया है। और ऐसे महापुरुष के
की प्रेरणा से जो सद्भावना का व्याख्यान माला, अखिल भारतीय स्तर की 22वीं व्याख्यान माला मुझे आज सीधे संबोधित करने का अवसर मिला है, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने उन सबके दर्शन किए हैं। उनके जो आदर्श थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। मैंने विनोबा जी के दर्शन किए हैं। वो गांधी विचार पर जिए हैं, सबके लिए जिए हैं। और आज हमें फिर पुनः एक बार सद्भावना की जरूरत है। मानो मानो एक समान। आप किसी का शरीर में आप देखेंगे रक्त एक जैसा है, बनावट एक जैसी है। हम सबके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता होनी भी चाहिए, लेकिन मानव सेवा सभी धर्म बताते हैं। मानव के कल्याण की बात सभी धर्म करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप धनवान होना चाहते हैं तो आप पानी बचाइए। माता लक्ष्मी के पति पानी में रहते हैं। यदि आप अपने को आंखों में अगर पानी खत्म, व्यक्ति अंधा हो गया, दिमाग का पानी खत्म, व्यक्ति पागल हो गया, और शरीर में जब कम होता है तो पानी ही चढ़ाया जाता है। तो मैं आपसे, जीवन से मृत्यु तक रिश्ता किसका है? पानी का है। सभी तीर्थों में आप किसी तीर्थ स्थल पर जाइए, आपको पानी क्या महत्व आपको हर तीर्थ में बताया जाता है। और मैं ये बात सद्भावना के साथ कह सकता हूं कि हमारे इस्लाम के साथी सबसे पवित्र उनका स्थान है, वो मक्का मदीना जाते हैं, वहां भी उन्हें अबे जमजम का पानी पवित्र करता है। और हमारे जो सनातन के व्यक्ति हैं वो कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ जाते हैं, और बद्रीनाथ से जल लेकर रामेश्वरम जाते हैं। अर्थात वह जो बद्रीनाथ का मीठा पानी है और रामेश्वरम के समुद्र का खारा पानी है, वो जब तक मीठा नहीं हो जाएगा, हम लगातार हमारे लोग हम उसको हमारे तीर्थ यात्रा के माध्यम से उसे मीठा करने की कोशिश करते रहेंगे। वो उसकी बूंदें, आप समझिए, औषधि, कोई भी औषधि है, किसी के लिए औषधि हो, पानी कितना जोड़ता है। आप पिंडदान करते हैं तो पानी साक्षी होता है, विवाह करते हैं तो पानी साक्षी होता है, आपकी भावनाएं पड़ती हैं तो पानी साक्षी होता है। और आप जब पैदा हुए तो आपके कुएं की पूजा हुई, जब आपकी माँ गाँव आई तो कुएं की पूजा हुई, नदी की पूजा हुई, तालाब की पूजा हुई। आज हम सब कह सकते हैं कि सद्भावना का जितना बढ़िया उदाहरण जल से हो सकता है। और जल भगवान का एक जब इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था तब जल था, और पृथ्वी पर जल है, पृथ्वी के अगल बगल जल है, पृथ्वी के नीचे जल है, और माँ पृथ्वी उस जल से हमें अन्न देती है। अन्न से यज्ञ करते हैं, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, जब देव प्रसन्न होते हैं तो बरसात करते हैं। हमें जलाशय गंदा नहीं करना चाहिए। मैं आज की पीढ़ी से, रेडियो दस्तक के माध्यम से उज्जैन की जनता से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आज हमें पुनः सद्भावना की जरूरत है। माँ की सेवा करें, पिता की सेवा करें। माँ और पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। आप यदि एक बार मंदिर ना जाएं, और इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात कि आपको कोई दीनहीन मिले, आपको कोई विकलांग मिले, आपको कोई गरीब मिले, किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी आप सेवा करिए। भूखे को भोजन दीजिए, वस्त्र नहीं है तो उन्हें वस्त्र दीजिए, अगर वो शिक्षा नहीं है तो शिक्षित करिए, बीमार है तो उनको दवाइयाँ दीजिए, उनको फल दीजिए। मुझे लगता है कि भगवान अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। और हम सबको मिलकर के सद्भावना, उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, यहाँ से कोई भी बात कही जाती है वो सत्य होती है। मुझे लगता है कि रेडियो दस्तक उज्जैन के माध्यम से हम सबके जो प्रेरणा के स्रोत थे, कर्मयोगी कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की जो प्रेरणा है, उनके द्वारा जो, उनके आशीर्वाद से वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हम सबकी बातों को सुन रहे हैं। उन्होंने सारे जीवन गांधी और विनोबा के विचारों को आत्मसात करके, सर्वोदय के विचारों को आत्मसात करके, सद्भावना को जोड़ते हुए पूरी देश भर में, भारत भर में उन्होंने संदेश दिया है। दुनिया में उनका संदेश गया है। महाकाल की नगरी से मैं यहाँ के निवासियों से प्रार्थना करता हूँ, जो हमारी गंगा यमुनी, जो भारत की संस्कृति है, जो हमारी भारत की एकता है, वो हमारे इस देश को जोड़ने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह, राजगुरु, इन सब के प्रेरणा लेकर के, लाखों देशभक्तों से प्रेरणा लेकर के हम सबको सभी त्योहारों को धूमधाम के साथ मनाना चाहिए, एकता के साथ मनाना चाहिए। हम ईद पर भी जाएं, हम दशहरे पर भी जाएं, हम दिवाली पर भी खुशियां मनाएं, हम एक दूसरे को गले मिलें। यही तो हमारी भारत की सद्भावना है। इसी सद्भावना के लिए गांधी और विनोबा जी ने, बड़े बड़े संतों ने, नाना जी ने, हम सबके प्रेरणा स्रोतों ने, एपीजे कलाम साहब को हमको याद करना चाहिए। वे हमारे हीरो हैं। कितना बड़ा इस देश के लिए काम किया भारत रत्न एपीजे कलाम साहब ने, देश की सुरक्षा के लिए काम किया है। हम सबको मिल करके, जो हमारे देश की लगभग 25 करोड़ जो युवा है, जो नेशन ऑफ द फ्यूचर है,
उसे हमें सिखाना है, पानी बचाना है, पेड़ लगाना है। हम सबको मिल करके प्रकृति को, जो प्रकृति के हमारे जंगल, जल, जंगल, जमीन, जानवर, इनके लिए क्या हम कर सकते हैं, मेरी भूमिका क्या हो सकती है। उज्जैन प्लास्टिक मुक्त कैसे हो, यह भी एक सद्भावना है। प्लास्टिक मुक्त उज्जैन का जो नारा है, एक भी पॉलीथीन सड़क पे ना रहे, कोई यहाँ प्यासा न रहे, कोई भूखा न रहे। हम अगर यदि हम समर्थ हैं, हमारे घर में भोजन है, तो हम ध्यान दें कि पड़ोसी हमारा भूखा ना सोए। ये भी सद्भावना है। सद्भावना कोई एक शब्द नहीं है, बहुत बड़ा सद्भावना एक शब्द है। और सद्भावना मैं मानता हूं कि सज्जन व्यक्तियों का संगति भी सद्भावना है। साथ साथ चलें, साथ साथ खाएं, साथ साथ उत्सव मनाएं, साथ साथ खड़े हों। किसी का भी दुख हो, पड़ोसी का दुख हो, उसके साथ हम खड़े हों। और आपका एक छोटा सा शब्द, मैं साथ हूं, मैं आपके दुख में खड़ा हूं, चिंता मत करना, इससे बड़ा कोई सद्भावना का शब्द नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि हम सबको आज की परिस्थिति में मिल करके, बैठ करके, कोई भी समस्या है उसका समाधान खोजना है। जैसा हमारा भारत की संस्कृति है, हमारे भारत ने सदियों से, सनातन से किसी दूसरे पर, देशों पर हमला नहीं किया है, या हमले सहे हैं। हमारे संतों ने, हमारे देश के फकीरों ने, हमारे देश के ज्ञानियों ने दूसरे देशों में जाकर सद्भावना का संदेश दिया है। स्वामी विवेकानंद ने कितने साल पहले क्या संदेश दिया, दुनिया को जोड़ने का, भाई और बहनों का संबोधन दिया था। हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस जी ने, हमारे यहाँ जो राष्ट्रगान के रचयिता हैं, उन्होंने क्या संदेश दिया, देश को जोड़ सद्भावना का संदेश दिया। वो हमारे तुलसी हों, सूर हों, कबीर हों, नानक हों, रहीम हों, सब ने मिलकर के, जैन संतों ने, सभी ने मिलकर भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। इस अवसर पर मैं एक और निवेदन करूंगा। हमारे भारत में लगभग केजी से पीजी तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 25 करोड़ से अधिक है। भारत में हमारे लगभग 12,500 से अधिक महाविद्यालय हैं, लगभग 600 से अधिक विश्वविद्यालय, IIT, IIM सब मिलाकर के उच्च शिक्षण संस्थान है। हम सबको सद्भावना की जो बात है उसमें पानी जोड़ता है, लेकिन हमारे भारत में, दुनिया में कहीं पानी का, जल का विश्वविद्यालय नहीं है। हम सबको, बच्चों को गांव-गांव जाकर पानी की पाठशालाएं लगानी होंगी। पानी की पाठशाला का मेरा आशय है कि एक टाइम 15 दिन में पानी की पाठशालाएं बच्चों के साथ हों, वो इंटर कॉलेज तक के बच्चे हों, डिग्री कॉलेज तक के बच्चे हों। एक बार गांव के बुजुर्गों के पास जो जल ज्ञान था, वो भी एक साथ बैठते थे। पानी चूंकि न्यायाधीश है, पानी न्याय करता था। सद्भावना की मिसाल जल से बड़ी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि लोग पुराने में जब हम छोटे थे तो कहते थे गंगा तुलसी उठा लो, कोई बात हो, न्याय करनी हो तो भाई गंगा उठा लो। और तुलसी माने पेड़, पेड़ और पानी न्यायाधीश थे। तो आज पुनः एक बार हमें सबको मिलकर के बच्चों को बचाना है। दुनिया में हमारी आबादी 18% है और हमारे पास भूमि 5% है, पानी हमारे पास 4% है, शुद्ध पानी 1% है। हमको यह देखना है, जिस जल से हम, नमाज करने वाला मित्र हमारा वजू करता है, जिस जल से हम कोई भी पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, मंदिर में जाने के पहले स्नान करते, पवित्र करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का अगर खत्म होता है तो पानी से नहवा करके उसको सोचते हैं कि पवित्र होगा। सद्भावना है ये। कोई भी व्यक्ति, एक बात कहते हैं, जब व्यक्ति अंतिम उसका समय होता है तो कहते हैं कि उसके मुंह में पानी, गंगा जल डाल दो, तुलसी डाल दो, अर्थात वो प्यासा न जाए, मतलब परमात्मा के यहाँ भी प्यासा न जाए। ये भी सद्भावना का एक संदेश है। और जब व्यक्ति हमारे घर में आता है तो हम क्या करते हैं, ठंडा पानी लीजिए, जल से स्वागत करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, गुस्सा होता है, पानी पी लो। हमारा स्वास्थ्य अच्छा लगता है कि हम थक गए हैं तो नहा लो। पानी क्या है, कैसे जोड़ता है जल। हमारे संपूर्ण भारत में लगभग, मैं ये मानता हूं कि आज जो जल स्रोत है हमारे, वो गंदे हो रहे हैं। हम सबको मिलकर उनको साफ करना है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के अनुसार जो हमारा तापमान है वो बढ़ रहा है। हम सबको सद्भावना के साथ मिलकर, ये सरकार का काम नहीं है। क्या कोई जलाशय ये तय कोई रोकता है कि इस धर्म का व्यक्ति पानी पिएगा, इसका नहीं पिएगा? पानी कभी नहीं रोकता किसी को, पानी कभी नहीं रोकता है। जो पानी जोड़ता है, इतना कोई नहीं जोड़ता है। तो मैं बार बार ये बात समाज से, आपके माध्यम से, और आज जो हम लोगों के कर्मयोगी कृष्ण मंगल सिंह सुमन कुलश्रेष्ठ जी हैं, उनका जो ये जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, घर का पानी घर में रहे, जंगल का पानी जंगल में रहे। हर खेत पर मेड़ बनाइए, हर मेड़ पर
पेड़ लगाइए, और वो फल जो पेड़ लगाएं वो आंवला है, नींबू है, करौंदा है, और वो पेड़ वो फल हर जाति हर समाज का व्यक्ति खाए। कभी पेड़ कहता है कि मैं फला को नहीं दूंगा? कितना मैसेज देता है सद्भावना का पेड़। वो खेत कभी कहता है कि मेरे द्वारा जो मेरे यहाँ जो गल्ला पैदा हो रहा है क्या कोई एक व्यक्ति खाएगा? सबको कहता है। पेड़ सबको फल देता है और सब उसमें पत्थर मारते हैं। ये भी सद्भावना देखिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से बात कहूँगा और आम जनता से निवेदन करूँगा कि हम सब मिलें, बैठें, बात करें और तैयारी करें। भविष्य में दुनिया में जो पहला युद्ध हुआ था वो भोजन के लिए हुआ था, दूसरा युद्ध दुनिया में हुआ वो तेल के लिए हुआ, और तीसरा होगा तो पानी के लिए होगा। तो मैं मानता हूं कि दुनिया में, भारत में, ये दुनिया में कहीं जल के लिए युद्ध ना हो, सबको पानी पे। केप टाउन दुनिया का एक खूबसूरत शहर जहां पर पानी खत्म हो गया है, लाखों लोग वहां से रोज भाग रहे हैं। 10 लीटर पानी मिल रहा है, आर्मी पानी दे रही है। बेंगलोर में हाहाकार पानी का, चेन्नई में हाहाकार पानी का। अगर पानी नहीं रहेगा तो सद्भावना बिगड़ेगी। इसलिए पानी सबको दीजिए और सबके पास पानी होना चाहिए। हम तालाबों का संरक्षण करें, नदियों का संरक्षण करें, कुएं का संरक्षण करें, सामाजिक जलाशयों का संरक्षण और सब मिलकर करें। ये छिप्रा जो नदी है, उज्जैन नगरी छिप्रा नदी के तट पर बसी है। संस्कृत में हम लोग जब पढ़ते थे बाल्यकाल से, उज्जैनी नगरी कहाँ तिष्ठन थी? उज्जैनी नगरी छिप्रा नदी स्तन थी, तो हम पढ़ते थे बचपन में। आज उज्जैनी नगरी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्षिप्रा मैया भी जितनी साफ होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो इसमें सबको मिलकर फावड़ा उठाना होगा। और जो हमारे पहले जो जल योद्धा थे देश के, वो भागीरथ महाराज थे, गंगा लेकर आए। दूसरे जल योद्धा हुए माता अनसुईया, जो मंदाकिनी लेकर आई। तीसरी जल योद्धा हुए महाराज भोज, जिन्होंने भोपाल में सबसे बड़ा तालाब बनाया। चौथे जल योद्धा हुई माता दुर्गावती, जिन्होंने हजारों तालाब गोंडवाना में बनाए, और जबलपुर की तरफ, और कालिंजर की महारानी थी मेरे बुंदेलखंड की। और 5वीं जल योद्धा हुई महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की रानी थी, लेकिन भारत के सभी तीर्थ स्थल उन्होंने जलाशय बनाए हैं और ये संदेश देते हैं सद्भावना का। तो आज के अवसर पर मैं आप सबके बीच में कहूँगा कि जो जल की यात्रा है, भगवान राम की यात्रा थी, तो सरजू में वो नहाए पैदा हुए, लेकिन उनकी पूरी जो वनवास की यात्रा थी नदियों के किनारे थी, जंगल में थी। उन्होंने कहा पिता दीन वही कानन राजू। भगवान कृष्ण का जन्म कालिंदी में हुआ, लेकिन वो कहाँ तक गए? द्वारकाधीश तक गए। वो जल के लिए गोवर्धन उठाया था, पानी के लिए। शंकर जी स्वयं गंगाधर हैं। माँ गंगा के वेग को रोकने का काम शंकर जी ने किया था। ब्रह्मा जी के कमंडल में पानी है, विष्णु भगवान पानी में सोते हैं, माता लक्ष्मी के पति। तो अगर जल में देखा जाए, हमारे देश में जल बचाने की भारतीय संस्कृति अलग अलग है। अगर तीजा का व्रत हमारी बहनें रहती हैं तो पानी नहीं पीती हैं, एकादशी रहते हैं तो पानी नहीं पीते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारी बहनें पानी बचाती हैं और हमारे भाई पानी बचाते हैं। हम सबको सद्भावना का संदेश भी देते हैं। और कोई उत्सव होता है, मीठा पानी पी लो, गुड़ पानी पी लो, बतासा पानी पी लो। हम सभी उत्सव में जल, हम कहते हैं पौसाली चढ़वाओ, सबसे उत्तम कहा गया है पानी के लिए। तो मैं मानता हूँ कि हम सब मिल करके, दुनिया में जल का संकट है, भारत में जल का संकट ना हो, इस दिशा में हम सब मिलकर प्रयास करें। और ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमने नदी में स्नान किया है, हमने तालाब में स्नान किया है, हमने कुएं में स्नान किया है, लेकिन ये जो पीढ़ी है आने वाली, ये नल की टोटी में स्नान कर रही है। ये थोड़ा हमको ऐसा लग रहा है कि पुनः जब हमारे तालाब जिंदा हुए, बच्चों का दोष नहीं है, ये हम लोगों ने उन्हें विरासत में हम जीवन बीमा ना दें, जल बीमा करें। मेरा अपना मानना है कि कोई अगर धन देना है तो जल धन दें, जल कोष दें, जल के बारे में उन्हें ज्ञान कराएं, जल ज्ञान दें। और हम सब बैठ करके सारे काम बंद करें, भारत में पानी और पेड़ की बात करें। और जब पानी होगा, पेड़ होगा, सृष्टि की रचना पानी जल से हुई है। व्यक्ति के निर्माण का जीव जो आया वो पानी में आया, और जब अंतिम व्यक्ति का समापन हुआ तो पानी से हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि हम सबको मिल करके जल संरक्षण की दिशा में काम करना होगा। एक बार पुनः, और मैं आज इस अवसर पर पद्म विभूषण राष्ट्रकवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की स्मृति में, जो हम सबके प्रेरणा स्रोत कर्मयोगी कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी हैं, उनकी प्रेरणा से जो हमारा उज्जैन का जो कम्युनिटी रेडियो है दस्तक, उसके माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे जानते हैं, मैं एक पद्मश्री के रूप में नहीं कह रहा हूँ, ना जल योद्धा के रूप में कह रहा हूँ, मैं उस परिवार का एक सिपाही हूँ
कार्यकर्ता हूँ, विद्यार्थी हूँ। सर्वोदय का विद्यार्थी होने के नाते मैं आप सबसे, उज्जैन वासियों से एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो पूरे देश में उज्जैन की सद्भावना की जो छवि है, छाप है, दुनिया में अमिट है, ये ऐसी बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जल संरक्षण ये केवल एक शब्द समूह ना होकर एक संकल्प है जिसे हम सभी को लेना है। केवल बातें ना करके यदि इसे बचाने की दिशा में अथक प्रयास किए जाए तो निश्चित ही हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि जल नहीं तो हम नहीं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज के समारोह की गरिमामयी अध्यक्षता कर रहे हैं शिक्षाविद माननीय डॉक्टर हरीश व्यास जी। आपको पर्यावरण सुधार की दिशा में बहुमूल्य प्रयासों के लिए जाना जाता है। आप बॉटनी विषय के विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आपने ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय कनाडा से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च पूर्ण की है। मॉरिशस विश्वविद्यालय में आपके लेक्चर को विशेष सराहना प्राप्त हुई थी। भारत में भी आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अनेक व्याख्यान प्रदान किए हैं। सन 1993 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के आप टॉपर रह चुके हैं। डॉक्टर हरीश व्यास जी को इन्वायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के साथ कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लगभग 8 पुस्तकों का लेखन, 12 रिसर्च स्कॉलर्स को तैयार करना और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके शोध आलेखों का प्रकाशन आपकी शोध के प्रति गहरी रुचि को व्यक्त करता है। तो लीजिए अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय डॉक्टर हरीश व्यास जी को। सम्माननीय मंच और इस उज्जैन शहर में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि हमारे कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा से निरंतर प्रति वर्ष यहाँ पर किया जाता है और यह अखिल भारतीय शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में किए जाने वाली सद्भावना व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्य वक्ता जो कि प्रकृति और प्राकृतिकता से शुरू से ही जुड़े हुए हैं और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अनेक देशों में जाने जाते हैं, ऐसे वक्ता पद्मश्री प्राप्त हमारे सम्माननीय श्री उमाशंकर जी पांडे को मैं प्रणाम करते हुए, जिन्होंने कि अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जल संरक्षण और जल के रूप में दी है, मैं उनका भी यहाँ पर अपने उज्जैन शहर की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, एक अद्भुत विषय है ना, आप देख ही रहे, जल एक महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण बिंदु और जिसके ऊपर हम विचार नहीं करते, हम शायद सोचते भी नहीं हैं कि हम क्या खो रहे हैं, हम किस चीज़ को खो रहे हैं और हम किस चीज़ को पृथ्वी से गायब करते जा रहे हैं। हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को मानने वाले लोग हैं और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में हमें बताया गया है शुरू से, शायद बचपन से ही आपने पढ़ा होगा ना, कि आप पंच तत्व जिन्हें हम पंच महाभूत के नाम से जानते हैं उनके बारे में जानकारी आपको दी गई होगी और आपने निश्चित रूप से सुना होगा हमारा प्रमुख तत्व जो हमारे ये पांचों तत्व हैं, इनमें पहला तत्व हमारा आता है पृथ्वी, जो हमारा अपना एक जीवित ग्रह है, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी तक कि कहीं और किसी ग्रह पर या उपग्रह पर हमने जीवन देखा। तो हमारी जीवन, हमारी जैव विविधता और जीवंत ग्रह के सम्मुख हमें नतमस्तक होना चाहिए। साथ ही दूसरा आकाश, जहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वायु, जल और अग्नि, ये वो 5 तत्व हैं और इन पांचों तत्वों में जल भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। आप आश्चर्य करेंगे, हम किसी एक ही तत्व के बारे में अगर बात करेंगे तो शायद मेरा ये व्याख्यान अधूरा भी रह सकता है, क्योंकि यदि इन पंच तत्वों का संतुलन थोड़ा सा भी बिगड़ा तो या तो हमारा कोई एक तत्व अधिक हो जाएगा और या फिर एक तत्व कोई हमारा
कम हो जाएगा। यानी जल अपने आप में आकाश, पृथ्वी और वायु, इन तीनों से तो सघन रूप से जुड़ा ही है और ऊर्जा से भी जुड़ा है। क्योंकि हम अनेकों बार वैज्ञानिक तथ्यों को भूल जाते हैं, और जब हम इन तथ्यों को भूलते हैं तब निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को मिस करने लगते हैं और हमारी प्रकृति को हम असंतुलन की राह पर धकेल देते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं बिल्कुल बेसिक बिंदु की, एक मुख्य बिंदु की बात करते हैं। लोग बार बार ये कह रहे हैं पानी खत्म हो रहा है, लोग कह रहे हैं पानी गायब हो जाएगा, शहरों से पानी गायब हो चुका है, पृथ्वी से पानी गायब होने वाला है। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक विज्ञान का आपने अद्भुत सिद्धांत पढ़ा होगा, और ये सिद्धांत अगर आप देखेंगे, इस सिद्धांत को अगर आप जानेंगे कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। किसी भी पदार्थ को हम न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अर्थात अगर आप देखेंगे इस चीज़ को तो यहाँ जल के साथ भी यही है। अब मैं आपको एक अद्भुत लाइन, जो मैंने एक अपना एक नियम बनाया है और मैं इसको आपको एक सिद्धांत के रूप में बताता हूँ। वाटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जल को न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर टू वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर टू ड्रिंकिंग वाटर। यह सिद्धांत अगर हम समझ लेंगे कि हमारे पास पानी दो ही तो रूपों में है, एक पीने योग्य और एक ना पीने योग्य, और हम अभी इसकी चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, या आज जो हमारी क्राइसिस है। मैं कभी बचपन में अपने गाँव में जाता था और गाँव में मैं घूमता था। मैं एक ग्रामीण जगह से निकला हुआ हूँ, एक छोटी सी जगह से निकला हुआ हूँ। तब हम अपने साथ में एक लोटा और एक रस्सी लेकर के चलते थे, छोटी सी, और जब बीच में प्यास लगती थी तो किसी भी कुएं में हम लोटे को डाल के पानी निकाल करके पी लेते थे। अगर कहीं हमें नदी दिखती थी तो उसमें उतरते थे, हम आचमन करते थे, उसकी पूजा करते थे, उस पानी को पीते थे। तो यहाँ कहने का अर्थ ये कि हमारी हर नदी, हर कुआं, हर जलाशय पानी के पीने के योग्य था। परंतु मुझे दुख होता है जब हम आज अपनी टेबल के सामने 25 रुपये और 30 रुपये की एक पानी की बोतल रख करके और बूंद बूंद करके पानी पीते हैं। यानी हमने जन सामान्य से उस तत्व को जो हमें ऊपर वाले ने मुफ्त में दिया था, फ्री ऑफ चार्ज दिया था, उसको हमने बेचने के लायक प्रोडक्ट बना करके रख दिया, और एक सामान्य व्यक्ति से हमने एक स्वच्छ पानी पीने का हक छीन लिया। आज लड़ाई अगर है हमारे सम्मुख तो उस हक की है। स्वच्छ पानी जो कि हमारे अंतिम सिरे तक, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, हर जीवित प्राणी तक, हर पौधे तक पहुंचना चाहिए, उस चीज़ को हमने समूल रूप से नष्ट कर दिया है, और इस असंतुलन को हम भुगत रहे हैं। पानी को हम कभी कभी सोचते हैं, क्या आप सोचिए, कोई भी तत्व हमें ये सिखाता है हम सब एक हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रदेश, देश और भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठ करके यदि अगर हम देखें तो जल, भोजन, वायु, क्या आप मुझे बताइए बिना वायु के कोई जीवित रह सकता है? क्या मुझे बताइए क्या बिना जल के कोई जीवित रह सकता है? तो इन सभी की चीज़ों को अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो हमें इस सद्भावना व्याख्यान माला का एक प्रमुख तत्व दिखाई देगा कि हम ये सिद्ध करने पे लगे हुए हैं, और हमें शायद सिद्ध जो करना ही नहीं चाहिए वो करना पड़ रहा है, कि हम सभी एक चीज़ को माने, और वो है प्रकृति। प्रकृति ही सद्भावना है, क्योंकि हम प्रकृति से ही ले रहे हैं और एक दिन हमें इसी प्रकृति में मिल जाना है। चलिए हम आज इस अद्भुत अवसर पर इस सद्भावना व्याख्यान माला में हम बड़े स्तर पर बात करते हैं। जैसे मैंने कहा था, कैसे ये तत्व जुड़े हुए हैं और हमें क्या गिफ्ट मिली हुई है, किस चीज़ की हम इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि प्रकृति में आप देखें, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, एक जल चक्र पूरे विश्व में चलता है। और जल चक्र किस प्रकार से चलेगा कि उसमें जो नदियां हैं, जो सागर हैं, जो जलाशय हैं, जहाँ पानी भरा हुआ है, और इवन हमारी मिट्टी में भी नमी के रूप में जो पानी है, जब सूर्य से ऊर्जा आती है, ये देखिए आप अग्नि का एक रूप,
जब वो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा के कारण से यही पानी जल वाष्प में बदलता है। यह जल वाष्प धीरे धीरे एकत्रित होकर आकाश में एकत्रित होती है और वहाँ एकत्रित होकर के एक नए रूप में बदल जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जल नष्ट नहीं होता, रूप बदलता है। ये एक नए रूप में आपका पहले नमी के रूप में आया जो वायुमंडल में स्थित है, और अब एक नए रूप में आकाश में एकत्रित होगा, कंडेंस होगा, संघनन प्रक्रिया से एकत्रित होगा, और जिसको हम बादल के नाम से जानते हैं। और वो बादल फिर कहाँ पे जाएंगे ये तय कौन सा फैक्टर करता है साथियों? वायु। यानी एक और वायु का आप अमूर्त रूप देखिए कि कहाँ बादल बनेंगे, समुद्र के ऊपर, कहाँ बादल बनेंगे, जलाशय के ऊपर, और वो किस दिशा में वायु उन बादलों को भेजेगी। वो बादल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और फिर जहाँ उनको हल्की सी ठंडक, ये वैज्ञानिक तथ्य मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, हल्की सी ठंडक, क्योंकि वाष्प को द्रव में बदलने के लिए ठंडक की आवश्यकता होती है। जहाँ हल्की सी ठंडक मिलेगी वहाँ ही ये बादल वाष्प से जल के रूप में बदलकर और अमृत रूपी जल का छिड़काव करेंगे, और जिसे आप वर्षा के जल के रूप में जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जब ये बादल बनते हैं तो बादल में जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसके अंदर पानी का भाग है, वो कहाँ से आता होगा? तो आपको मैं बता दूं, 86% वाटर, फिर से आप सुनिएगा, 86% वाटर जो आपका आएगा वो आएगा कहाँ से? समुद्रों से। यानी प्रकृति ने अगर जल को खारा किया है तो खारे जल को मीठे में बदलने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया दी है, और मीठे जल के रूप में 86% पानी समुद्र से बादल में बदलेगा। और हमारे धरातल, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, उस स्थल मंडल से 16% जल, हमारा 16% जल वाष्प में बदल के और बादलों का निर्माण करेगा। यानी आप सोचिए, बादल के निर्माण में 86% कंट्रीब्यूशन किसका है? समुद्र का, और 16% कंट्रीब्यूशन किसका है? हमारे धरातल का। परंतु जब वर्षा होती है तो आप इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखिएगा, 24% वर्षा कहाँ होती है? धरातल पर, और 76% वर्षा कहाँ होगी? समुद्रों पर। आप अंतर निकालिए ना, समुद्र ने आपको दिया कितना था? 84%। समुद्र ने लिया कितना? 76%। हमारे धरातल ने दिया कितना? पानी कितना दिया हमारे धरातल ने? आप देखेंगे तो 16%, पर बदले में धरातल पे पानी गिरा कितना? 24%। डिफरेंस हर वर्ष, प्रति वर्ष हमें 8% का नेट जल का प्रॉफिट होता है, परंतु इस जल को हम संरक्षित नहीं कर पाते, इस जल को हम बचा नहीं पाते, और ये जल हमारा तत्काल तेज गति से बाढ़ के रूप में नालियों से बह करके, नदियों से बह करके, और ये वापस समुद्र में मिल जाता है। और ये हमारा पूरा प्राकृतिक संतुलन, यानी 8% एक्सेस जल जो हमारे पास आता है, वो पूरा जल हमारा कहाँ चला जाता है? वास्तव में वापस समुद्र में चला जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे यदि अगर ये बहने वाला जल, निकलने वाला जल 8% का जल की बजाय 10% का जल अगर समुद्र में चला गया, तो पृथ्वी पे हर साल 2% जल या 1% जल या 0.5% जल की कमी आएगी। और स्केर्सिटी का कारण जल की कमी नहीं, हमारी ही शायद ना समझे का परिणाम है। आप ध्यान करिए, जब मैंने कहा था कि जल गर्मी पाकर के वाष्प में बदलता है, वाष्प संघनित होकर बादल बनाते हैं, और बादल ही पानी की बारिश पूरे धरातल पे करते हैं। परंतु बादल बदलते कब है? बारिश के रूप में। क्या गर्मी बढ़ेगी तब? और आप भी समझिए, गर्मी बढ़ने से क्या होगा? वाष्पन बढ़ेगा। गर्मी बढ़ने से पानी नहीं बदलेगा। और अब जब हल्की से ठंडक होती है, और जब हल्की से ठंडक मिलेगी, और ठंडक कहाँ मिलती है? अब आप इसका बड़ा कारण देखिए। सबसे बड़ा कारण हमारे पानी के गायब होने का, असंतुलित वर्षा। मैं आपको फिर कहता हूँ, पानी गायब नहीं हुआ। हम एक जन सामान्य की भाषा में, मैं भी बहुत बार ऐसा बोल सकता हूँ कि पानी गायब होता, पर पानी गायब नहीं हुआ। पर जो असंतुलित हमारी वर्षा है, इस असंतुलन का कारण क्या है? क्योंकि जहाँ ज़्यादा घने जंगल होते हैं, जहाँ ज़्यादा पौधे होते हैं, उसके ऊपर से जब बादल गुजरते हैं, वहाँ ठंडक होती है हल्की सी, और वहाँ बारिश ज़्यादा हो जाती है। और जहाँ रेत का समुद्र अगर आप देखेंगे तो वहाँ गर्मी होती है, बादल तेज़ी से निकल जाते हैं, वहाँ बारिश नहीं होती। सूखे से महासूखा, और जहाँ पानी गिरता है वहाँ ज़्यादा पानी, यानी
सूखे पर सूखा और पानी पर पानी, ये असंतुलन का सबसे बड़ा कारण आज के समय पे बन चुका है। और इसके कारण से हम दो ही विभीषिकाओं से आज परिचित होते जा रहे हैं, या तो हम सूखा देख रहे हैं या हम बाढ़ देख रहे हैं। जब हम छोटे छोटे गांवों में, शहरों के, बड़े शहरों के उन छोटे मोहल्लों को देखते हैं जहां पानी नहीं पहुंच पाता, और अगर एक पानी का टैंकर पहुंच जाता है और फिर हम बड़े शान से खबरें छापते हैं कि वहां पे पानी के लिए दंगा हुआ है। कौन रिस्पॉन्सिबल है उस दंगे के लिए? क्या व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं चाहिए? और यदि उस गरीब के घर में 4 बाल्टी है और वो पानी हम नहीं दे पाते, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की व्यवस्थाओं में रह रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा, और हमें सोच को आगे बढ़ाने के लिए आजकल हम बहुत सारे काम ये करते हैं कि 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट, 250, 300 से लेकर के 800 फीट गहरे ट्यूबवेल हम खोद चुके हैं। पृथ्वी की छाती में छेद करके हम पानी को निकालते जा रहे हैं। पर आपने सोचा उस पानी के निकालने से क्या होगा? कभी हमने इनके कनेक्शंस देखे? एक बहुत बड़ा फैक्टर, जिस मालवा में हम आज उज्जैन में रह करके इस सद्भावना व्याख्यान माला में चर्चा कर रहे हैं, और सद्भावना व्याख्यान माला के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मालवा में एक कहावत जो फेमस थी और जो प्रसिद्ध थी कि यहाँ पे पग पग नीर, पग पग नीर यानी हर कदम पर पानी का होना, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। परंतु अब एक नई चीज़, हमारा जो शोध कार्य होता है ना, और जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं डेजर्टिफिकेशन इन मालवा एरिया, यानी मालवा का रेगिस्तानीकरण क्यों हुआ होगा? क्या आप सोच सकते हैं? क्योंकि हमने क्या किया, कैपिलरीज के द्वारा जो पानी नीचे जाता था और वो पानी धीरे धीरे नमी बना करके रखता था, जो पौधे उगते थे उस नमी में अपनी जड़ों के द्वारा उस पानी को लेते थे। परंतु हमने 80 से लेकर के 800 फीट नीचे तक के जिस पानी को ऊपर खींच लिया हो पाइप के द्वारा, हमने पूरी 800 फीट तक की मिट्टी को सूखा कर दिया, और उस सूखे होने के कारण से पौधों को पानी नहीं मिलता है, और अब धीरे धीरे पौधे मरने लगे और हमारे स्थानों का रेगिस्तानीकरण होने लगा। आप देखिए जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है जल, किस प्रकार से प्रभाव डालता है यह पानी, जिसको हम कल कल बहते हुए नदियों की तरह देखते थे। आज हम सूखी हुई नदियों को और वहाँ पे धसी हुई मिट्टी को जब देखते हैं, तो शायद हमारा दिल ये कहता है हमारे वो पुराने दिन लौट आए, फिर से नदियाँ बहने लगे, फिर से हम उन पानी को देख सकें, उस स्थिति को देख सकें। परंतु हम अगर अभी भी नहीं संभले, तो एक दिन वो आएगा कि जो बचे कुचे तालाब हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। यानी अगर आप देखें, पहला कारण, पहले हम कच्चे घरों में रहते थे, कच्ची सड़कें थी, पर उससे हमें फ़ायदा क्या होता था? जो पानी गिरता था वो पानी रिस रिस करके ज़मीन के अंदर जाकर और भूमिगत जल के रूप में जाता था। आज स्थिति आप देखिए क्या हुआ। आज हमने सीमेंटेड रोड बना दी, हमने पेबल्स लगा दिए, हमने टामर की रोड बना दी, हमने कंक्रीट के घर बना दिए। नतीजा, जो पानी आपका जमीन के अंदर रुक कर के रिस कर के अंदर जाता था, हमने उसके अंदर जाने के पूरे रास्ते बंद कर दिए। परंतु उसी पानी को हमने नीचे से निकालने के रास्ते ओपन कर दिए। यानी आप कंट्रोवर्सी देखिए ना, कितनी आप एक अजीब परिस्थिति को देख रहे हैं कि हम पानी के अंदर जाने के रास्ते सब बंद करते जा रहे हैं और पानी को नीचे से निकालने के रास्ते हम खोलते जा रहे हैं। नतीजा, पूरा प्राकृतिक असंतुलन, जो बचा हुआ पानी था वो भी आपने खत्म कर दिया। साथियों, पानी की कमी नहीं है, परंतु कभी आप पानी का वितरण आपने सोचा कितना होगा? आपका जो उपलब्ध पानी है उसका 97% वाटर तो खारा जल है समुद्र के रूप में, और मात्र 3% जल, जिसको हम स्वच्छ जल या फ्रेश वाटर कहें, वो आपके धरातल पे है। परंतु उसमें से भी 1.1% पानी आपके 500 से लेकर के नीचे 2000 फीट तक नीचे गहराई में स्थित है, और वहीं 1% के आसपास जो आपका पानी है वो वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में फैला हुआ है, और जो 0.9% है उसमें से 0.4% पानी आपका 0 से लेकर के 50 या 60 फीट तक है। मात्र 0.5% पानी आपका बहती हुई नदी के रूप में है, जलाशय के रूप में है और झील के रूप में है। और ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या, जो कि 2023 के अगर आंकड़े देखें तो 8.02 बिलियन, इतनी जनसंख्या, पता है कितने पानी पे आधारित है? 0.5
प्रतिशत जल जो धरातल पर स्थित है, और बचा हुआ पानी जो कि 1.1% जो अंदर है, यदि आपने उसको निकाल लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें ईश्वर ने, हमें ऊपर वाले ने एक गिफ्ट दी है, और वो गिफ्ट ये दी है कि 8% पानी हमारा यहाँ पे प्रति वर्ष ज़्यादा गिरता है, परंतु वो 8% पानी बह करके तो निकल जाता है। हमने एक महान काम और किया, हमने जो 1.1% पानी नीचे है उस पानी को उलीचा, उसको बाहर निकाला, उसको वेस्ट वाटर में बदला, नालियों से नदी और नदी से समुद्र तक, अंदर से भी पानी निकाल के हमने समुद्र में पहुंचा दिया। नतीजा क्या होगा? जो आपका 8% का प्रॉफिट जो बहाव था वो आज बढ़ के 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 होने लगा, यानी आपने बहने वाले पानी का परसेंटेज बढ़ा दिया। दूसरा फैक्टर आप एक महत्वपूर्ण देखेंगे कारक कि आखिर ये पूरा जो जल युद्ध है, क्योंकि मैं बार बार पानी की बात इसलिए भी करता हूं कि हम नई तकनीकी विकसित कर रहे हैं, हम मिसाइल्स बना रहे हैं, हम एटम बम बना रहे हैं, हम हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, हम कंप्यूटर वॉर कर रहे हैं, हम रोबोट बना रहे हैं, परंतु कभी आपने सोचा हमारे बड़े बड़े फिलोसफर्स क्या कह के गए हैं? चौथा विश्व युद्ध न पैसे के लिए होगा, न मानवता के लिए होगा, न किसी चीज के लिए होगा, एक ही चीज के लिए होगा, और वो काय के लिए होगा? जल। यानी चौथा विश्व युद्ध अगर होगा तो जल के लिए और जल के स्रोत के लिए, तभी हमारी तकनीकी काम नहीं आएगी, तब हमारे सीमेंटेड बंगले काम नहीं आएंगे। तो आज विचार करने का समय है, आज सोचने का समय है कि क्या हम इन धाराओं को बदलें, क्या हम वापस उस प्रकृति के उस वातावरण में आए कि हम पानी का परसेंटेज बढ़ाएं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जिस स्थिति में जी रहे हैं उसमें पानी के लिए छोटे छोटे युद्ध शुरू भी होने लगे हैं, पानी का विभाजन होने लगा है, और यदि इस पानी को समय रहते हम नहीं बचा पाए तो निश्चित रूप से हम उस भयावह स्थिति का अनुभव करने लगेंगे जिस भयावह स्थिति पर हमें यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हमारी IPCC, ये जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हैं वो हमें चेतावनी दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्य वक्ता ने भी आपको निश्चित रूप से कहा, और निश्चित रूप से मैं ऐसे व्यक्तित्व को धन्यवाद भी देता हूं कि जो लोग निरंतर बातें नहीं कर रहे हैं, प्रकृति में रह रहे हैं और प्रकृति में रह करके संरक्षण का काम कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर हमें और गढ़ने होंगे और निर्माण ऐसे लोगों का करना होगा। क्योंकि एक चीज़ और देखिए, ठीक है मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने लिए जीता हूँ, पर मैं कब तक जीऊँगा यदि मुझे पानी नहीं मिला, मुझे स्वच्छ खाना नहीं मिला। आपको आश्चर्य होगा, आपने पूरी एग्रीकल्चर सिस्टम को ध्वस्त करके रख दिया। आप कैलकुलेशन कीजिए, एक व्यक्ति एक दिन में जितना खाना खाता है उस खाने को, अगर वो शाकाहारी है तो फिर मैं एक अंतर और बता दूं कि हमारे यहाँ भी खाने के दो सिस्टम है, शाकाहारी और मांसाहारी। यदि शाकाहारी है तो 2000 से लेकर 5000 लीटर पानी पर डे उन वनस्पतियों को, उन पौधों को, उस अनाज को उगाने के लिए देना पड़ता है, जो उसके घर तक अनाज के रूप में पहुँचता है, यानी उसमें भी पानी का योगदान है। परंतु यदि मांसाहारी है तो निश्चित रूप से पौधे से वहाँ तक पहुँचने के लिए यही पानी का अमाउंट 10,000 से लेकर के 20,000 लीटर पर पर्सन पर डे तक हो जाता है। ये मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी जो भोजन की थाली होती है ना, उस थाली को देख करके सोचिएगा कि आपकी वो जो थाली है वो 2000 से 5000 लीटर के पानी के उपयोग से बनी हुई है। क्या कभी सोच सकते हैं आप उस चीज़ को? हम तो यही कहेंगे ना कि हमने 1 गिलास पानी पिया है, 250 ml पानी पिया है। और आज उस 250 ml पानी के बारे में एक बात और सोचिएगा कि वो 250 ml का पानी आज हम RO के द्वारा बना करके लाते हैं। कभी एक 250 ml पानी के बनाने के लिए हमने 500 ml पानी बाहर बहा दिया, यानी हम लगभग 750 ml से 1 लीटर पानी व्यर्थ करके अपना 200 से 250 ml पानी बना पाते हैं। ये हमारी स्थिति है। तो हम निरंतर पानी को दुरुपयोग भी कर रहे हैं और वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? प्रकृति की तरफ देखिए, पता है इंटर कनेक्टेड एस्पेक्ट्स, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, हम नाम पढ़ते हैं, अब आप सोचेंगे ग्लोबल वार्मिंग का पानी से क्या लेना देना, परंतु ग्लोबल वार्मिंग में आपको बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग रोकने में अगर सबसे ज़्यादा कोई समर्थ थे हमारे तो जल के स्रोत। आप पढ़िए, आप खोजिए,
आपको पता लगेगा कि अगर हमारा ग्लोबल वार्मिंग 50% से मोर देन 50% अगर हमारा कंट्रीब्यूशन है तो वो किसके कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक अगर है आज की स्थिति में तो पता है कौन है? समुद्र। समुद्र उसको यहाँ पर लेकर के बैठे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। साथ ही हमारे जलाशय, मार्शी एरिया यानी दलदली इलाका, ये जो दलदल है ना, ये आपके CO2 के सबसे बड़े सिंक है। सिंक मतलब ये CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये सोख करके रखते हैं। पर आपने एक स्थिति जो क्रिएट कर दी धीरे धीरे कि आप CO2 का लेवल उस स्थिति तक बढ़ा रहे हैं। हम अपनी सुविधाओं के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि हम 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करने के लिए जो हम आज एयर कंडीशनर और कूलर्स और ये जो बिजली का उपयोग कर रहे हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसके कारण से आज ग्लोबल वार्मिंग का लेवल जो बढ़ा है, उसके कारण आज हम इस भयावह स्थिति को महसूस करने पे लगे हैं। CO2 के परसेंटेज को हमने बढ़ाया, नतीजा क्या हुआ? CO2 बढ़ती गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, टेम्परेचर बढ़ता गया। पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ विज्ञान का एक सिद्धांत याद रखिएगा, पानी में कोई भी चीज़ अगर घुलनशील है तो जैसे जैसे वो ठंडा रहेगा उसकी घुलनशीलता बढ़ेगी और जैसे जैसे वो गर्म होगा उसमें से गैसें बाहर आना लग जाएगी। आप देखिए, आपने चाय बनाई होगी ना, एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। चाय में आपने उबाल देखा होगा। अब उबलता क्यों है पानी? क्योंकि उसमें से गैसें निकलती हैं। जो घुली हुई गैसें अगर वहाँ से निकल रही हैं तो वो गैसें धीरे धीरे करके और बाहर निकल रही। तो अगर आपने 1 डिग्री या 2 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, नतीजा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर निकलने लगी तो मल्टीपल में, यानी आपने यहाँ पे थोड़ी सी CO2 बढ़ाई है परंतु मल्टीपल में CO2 बढ़ेगी। और मल्टीपल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो मल्टीपल में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, मल्टीपल इम्पैक्ट होंगे और इस इम्पैक्ट को आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं ना आपके चारों तरफ, आप खुश हैं कि आप AC कार में घूम रहे हैं, आप खुश हैं कि आप AC कमरे के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, परंतु आजकल एयर कंडीशंस कंपनियों का एक वो पढ़िएगा, हमारा AC 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ठंडा कर देता है, हमारा AC 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ठंडा कर देता है। पर भाई साहब, अगर टेम्परेचर 54 डिग्री हो गया तो यानी आज नहीं कल आपके सामने वो स्थिति आएगी जब ये टेम्परेचर जिस तेजी से बढ़ा है। आपने नहीं देखा क्या? हम 37, 38, 35 मालवा में ये टेम्परेचर देखते थे और हम तो ये कहते थे कि मालवा के अंदर अगर हम छत पे सो जाएं भरी गर्मी में मई जून में तो हमें रजाई ओढ़ना पड़ती थी, ऐसी ठंडक होती थी। और आज आपके चारों तरफ क्या है? गर्मी तो है। यानी देखते देखते 10 से 15 साल के अंदर अगर आपका टेम्परेचर 43, 44, 45 अगर जाता है और 48, 49 तो हम निमाड़ जैसे क्षेत्र में सुनने लग गए, तो क्या 48, 49 को 54 पहुंचने में टाइम लगेगा? तब ये आपका पूरा सिस्टम, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरे एयर कंडीशन ये फेल हो जाएंगे। तब क्या आपका शरीर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को सहन करता है और मेंटेन करता है, धीरे धीरे वो अपनी बॉडी के कूलिंग सिस्टम को मेंटेन करके 42, 43, 44 तक के डिग्री को मेंटेन कर लेता है, क्या वो 50 और 54 को सहन कर पाएगा? लाशों के ढेर लगे होंगे एक दिन यदि हम इस स्थिति से नहीं उभरेंगे तो। और तब पानी की कमी से मरने वाला व्यक्ति किसी देश, किसी प्रदेश, किसी धर्म, किसी जाति और किसी संप्रदाय को नहीं देखेगा, क्योंकि कमी किस चीज़ की होगी? जो हर एक के अंदर है। आपको पता है ना अच्छे तरीके से, हर पौधे के अंदर, हर मनुष्य के अंदर 80 से 90% जल तत्व है, पानी है आपके अंदर। अगर आपका वजन 80 किलो है तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि 80 केजी में आपका 64 केजी से 70 केजी तक या लीटर तक पानी है। अगर आप चलते फिरते आप खुद जलाशय हैं, कितना पानी आपके अंदर है। और अगर ये पानी नहीं होगा तब जीवन किस राह पे जाएगा और जीवन किस स्थिति में रह जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। मैं आपको ये खाका भी बता देता हूँ। एक तो नज़ारा आपने गली मोहल्लों में देख ही लिया है, आप देखते ही होंगे यहाँ पे कि पानी के कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े किसी और कारण के कारण नहीं होंगे, पानी के कारण होंगे। चीज़ों पे अस्तित्व होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? हमारे यहाँ पानी के स्रोतों पे कब्जा होने लगेगा, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। और तब ऐसी स्थिति में धीरे धीरे करके जब एक वो स्थिति आ जाएगी जब व्यक्ति उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएगा, तब मारा काटी मचेगी। और तब वही स्थिति आएगी जो हमारे फिलोसफर्स पे लेके चुके हैं कि चौथा विश्व युद्ध किस चीज़ के लिए होगा? पानी के लिए होगा। हर देश, हर प्रदेश ये कहेगा कि पानी हम अपनी अपनी जगह रखें। एक छोटा सा उदाहरण,
पानी का मैं आपको देना चाहूँगा। वेनिस शहर विश्व के एक सुंदरतम शहर में माना जाता है वेनिस। आप लोगों ने शायद उसके बारे में जाना होगा, समझा होगा। पर वेनिस शहर प्रसिद्ध क्यों हुआ पता है आपको? वहाँ अलग अलग कैनाल्स नहीं है, उन्होंने पूरे शहर में जो बहने वाली कैनाल से 150 के लगभग कैनाल्स को इंटरकनेक्ट आपस में कर दिया, और आपस में कनेक्ट करने के कारण वो पूरा पानी पूरे शहर में बहता है, कहीं पानी की कमी महसूस नहीं होती है। और बहता हुआ पानी धीरे धीरे रिस्क करके अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को भी बढ़ाता है, उसके कारण से पौधे भी मेंटेन होते हैं, और वो शहर आज सुंदरतम शहरों में से एक माना जाता है। आप सभी जानते होंगे, आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। पर आज अगर उसकी सुंदरता कायम है तो पता है किस चीज़ के कारण? सिर्फ पानी के कारण, सिर्फ जल के कारण। अगर वो जल नहीं होता तो वेनिस वो सुंदर शहर नहीं होता। हमारे भारत देश में एक भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आप ये देखेंगे, आपने कभी सोचा गंगा घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है ये चीज़? हम क्यों पीढ़ियों को ये नहीं बताते कि वास्तव में देखा जाए तो हमारी सभ्यताएं जो विकसित हुई वो किसी धर्म संप्रदाय जाति आधारित नहीं थी, वो तो नदी के कारण से थी। कि हम अगर गंगा नदी के किनारे बस गए तो हमारी गंगा घाटी सभ्यता हुई, अगर हम सिंधु नदी के किनारे बसे तो हम सिंधु घाटी सभ्यता हुई। और अधिकतर आपके जो शहर हैं वो बसे हुए किसके किनारे हैं? नदियों के किनारे हैं, क्योंकि आपकी प्राथमिक आवश्यकता क्या होती पता है? जल। ये तो ठीक है आधुनिक तकनीकी है, तो हमने कॉलोनियों तक पाइप से और टंकियों के माध्यम से पानी पहुंचा दिया, अन्यथा हमारा प्राचीन संस्कार, प्राचीन सभ्यता पानी के प्रति समर्पित रही है, क्योंकि पानी ही हमारे जीवन का मूल आधार रहा है। काश हम इस एक तथ्य को समझ पाते, काश हमने हर पीढ़ी में, हर पुस्तक में, हर किताब में, हर यहाँ पे जगह पे हमने इस चीज़ को महसूस करवाया होता कि हमारी ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, अगर ये 5 कारक असंतुलित हो गए, अगर ये 5 महाभूत असंतुलित हो गए, तो आप लिख के रखना साथियों, एक दिन ये तकनीकी आपकी धरी रह जाएगी, पर उस दिन हम नहीं होंगे, मानव नहीं होगा, मानव सभ्यता नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके एक ऐसा समय है जब हमें सद्भाव की तरफ जाना चाहिए। मैंने आपको वेनिस का उदाहरण दिया, पर केप टाउन तो आपके सम्मुख है ना। केप टाउन की स्थिति आप देख सकते हैं। केप टाउन एक ऐसी जगह है जो लगभग नष्ट होने के कगार पे है पानी के कारण। भारत देश में भी स्थिति है। मुझे गर्व है कि हम उज्जैन में ये चीज़ कर रहे हैं, और उज्जैन में के पास इंदौर एक शहर है। आपको आश्चर्य होगा 2021 में जब हम विश्व में ये बात करते हैं कि पानी की कमी है, वाटर डेफिसिट शहर हैं, 0 वाटर शहर हैं, वहाँ वाटर प्लस शहर घोषित किया गया था। इंदौर को भारत का पहला शहर था इंदौर जो वाटर प्लस था। पर कैसे था वाटर प्लस? वहाँ भी पानी उनने अपने जलाशयों को संरक्षित किया, और साथ में नर्मदा से आने वाले जल को उन्होंने वहाँ पे अपने यहाँ मेंटेन किया। वो एक शहर है। परंतु वहीं बेंगलोर एक शहर है, जो आप बेंगलुरु को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो ऐसा शहर है जहाँ पानी की भरमार होनी चाहिए, पानी बहुत होना चाहिए, बहुत सारे जलाशय भी है। और वहाँ पे वर्तमान स्थिति ये है 50% से अधिक पानी प्रदूषित हो चुका है। और वो शहर जो आपकी आर्थिक स्थिति भारत देश की रीढ़ की हड्डियों में से, ये बॉम्बे हैं, बेंगलोर हैं, ये ऐसे शहर हैं जो वहाँ पे आता है, उन शहरों की तरफ अपन जा रहे हैं। तो ये स्थितियाँ साथियों मत निर्मित होने दीजिए। मैं इस व्याख्यान माला के माध्यम से सिर्फ इतनी सी प्रार्थना आपसे करना चाहूँगा कि आप जल को संरक्षित कीजिए, क्योंकि याद रखिए जल ही जीवन है, जल नहीं तो हम नहीं। धन्यवाद मुझे इतना सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके महत्वपूर्ण विचारों के लिए। आपने बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की बात कही है। निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक नया दृष्टिकोण व्यापक किया है। आज के हमारे प्रमुख वक्ता पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी और हमारे आज के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर हरीश व्यास जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और साथ ही सद्भावना हॉल में उपस्थित दर्शक और ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे श्रोतागण और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से व्याख्यानमाला का लाभ लेने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
कल दिनांक 23 नवंबर को सद्भावना व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता के रूप में अंतर भारती पुणे की अध्यक्ष माननीय अंजलि कुलकर्णी जी अपने विचार आधुनिक समाज की समस्याएं और महात्मा गांधी के विचारों में उनके निदान इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी। समारोह की अध्यक्षता करेंगी उज्जैन से वरिष्ठ शिक्षाविद माननीय डॉक्टर नीता तपन चौरे जी। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाएं। नमस्कार।